हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे करने वाले हैं जेईई मेंस 2024 में जितने भी पेपर हुए थे दोनों शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं इसके रे ऑप्टिक्स के, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चंस कितने आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट तो बच्चों ये है कि ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हमसे कहाँ से, किस बुक से पूछे गए। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व कराने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस कहां से, किस प्रकार से आए हैं और ये कितने रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। और रिपीटेड के साथ साथ आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे ये क्वेश्चंस करने से आपको अपने आगे के पेपर्स देने में, यानी कि जो अप्रैल 2024 का पेपर देने वाले हैं, वो उसके लिए आपके लिए कितनी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिल्कुल मैं देर नहीं करता हूँ, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को करना। रे ऑप्टिक्स का आपका 2024 के क्वेश्चंस है और रे ऑप्टिक्स चैप्टर है, और चैप्टर वाइज मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। क्वेश्चन देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका आया हुआ है 27 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। 2 इमिसिबल लिक्विड आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/5 एंड 3/2 रेस्पेक्टिवली। इमिसिबल क्या होता है बच्चों? इमिसिबल लिक्विड का मतलब वो होता है कि जैसे यहाँ पे इन्होंने डायग्राम दे रखा है कि यहाँ पे ये दो प्रकार के लिक्विड है, ये दोनों लिक्विड आपस में मिक्सअप नहीं होते, तो इनको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। तो इनकी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, एक का 8/5 है और दूसरे का कितना है 3/2 है। आर पुट इन अ बीकर एज शोन इन फिगर। इनको बीकर में रख दिया गया जैसे कि फिगर में दिखाया। द हाइट ऑफ ईच कॉलम इज, हर एक कॉलम की हाइट कितनी है बच्चों? यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दोनों की अलग अलग हाइट है। अ कॉइन इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ द बीकर। एक कॉइन रखा हुआ है बीकर में। फॉर नियर नॉर्मल विजन, हम अगर नॉर्मल तरीके से इसको अगर देखते हैं तो अप्रियंट डेप्थ जो कॉइन की है वो कितनी मिलती है हमको? अल्फा वाई 4 सेंटीमीटर मिलती है। तो आपको वैल्यू जो पता करनी है वो किसकी करनी है? अल्फा की वैल्यू पता करनी है। तो चलिए क्वेश्चंस को हम करेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्वेश्चंस करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है जितना इम्पॉर्टेंट उसका कॉन्सेप्ट समझना होता है। अगर बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इस क्वेश्चन में है क्या। देखिए यहाँ पे अप्रियंट डेप्थ की बात की गई है। अब देखिए बच्चों, अप्रियंट डेप्थ क्या होती है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक लिक्विड है, वाटर कह लेते हैं हम, ये वाटर हो गया। और यहाँ पे हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, एक पॉइंट बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मार्कर भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको वो चीज़ विजिबल हो। ये एक डॉट बनाया है, इसमें बच्चों यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या रखा? वाटर में रख दिया। अब मैं अगर इसको ऊपर से देखता हूँ ना, तो बच्चों ऊपर से देखने पे इसकी जो एक्चुअल हाइट है वो मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ। एक्चुअल हाइट कितनी है? h है। तो ये ऊपर से देखने पे h हाइट पे हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा मैं वाटर और बढ़ा देता हूँ हाइट को ज़्यादा करने के लिए। तो ये हाइट यहाँ तक की हो गई हमारे पास। तो ये बच्चों हाइट हो गई हमारे पास h, ठीक है। ये कहलाती है इसकी रियल डेप्थ। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि यहाँ से इमेज किस तरीके से बनती है। तो इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से बच्चों दो प्रकार की रे लेते हैं। तो एक रे मैंने बिल्कुल स्ट्रेट ली, नॉर्मल। स्ट्रेट रे का आपने प्रिंसिपल पढ़ रखा है कि स्ट्रेट रे का जब लाइट से रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है। तो ये लाइट बिल्कुल इससे क्या चली जाएगी? स्ट्रेट चली जाएगी। दूसरी रे मैंने एक और ली, दूसरी रे मैंने ये ली एक और। ये रे बच्चों जब यहाँ से चेंज होके दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपनी जगह नॉर्मल से क्या हो जाएगी? थोड़ा सा ये हट जाएगी। तो ये आपका यहाँ से इससे बेंड हो जाएगा, ये अवे हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, इमेज कहाँ बनती है? इमेज वहाँ बनती है जहाँ पे ये दोनों प्रकार की रे मीट होती है। अब मैं इसको अगर आगे एक्सटेंड करता हूँ तो बच्चों ये आगे एक्सटेंड होकर मीट नहीं करती है, इसलिए मैंने इसको पीछे डॉट डॉट से बढ़ाया। तो डॉट डॉट से बढ़ाने पे ये यहाँ पे मीट हो गई। अब देखिए बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट था अब वो यहाँ पे हमें दिखाई पड़ेगा। अगर हम ऊपर से इसको देखते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट h हाइट पे दिखाई नहीं पड़ के यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। और इस हाइट को बच्चों मैं मेंशन कर देता हूँ इधर, यहाँ से यहाँ तक को h डैश। ये h डैश बच्चों क्या कहलाएगी? आपकी अप्रियंट डेप्थ कहलाएगी। अप्रियंट का मतलब होता है जस्ट टू सीम, ये आपको सीम हो रही है लेकिन एक्चुअल पोजीशन में आपके पास ये चीज़ नहीं है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। पेंसिल को अगर वाटर में डाल दो तो वो वाटर में डालने पे बच्चों क्या होती है? टेढ़ी हो जाती है।
तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट से दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से ये यहाँ पे इमेज बनती है। तो देखिए ये मेरे पास एक गिलास है बच्चों, यहाँ पे अगर मैं इस गिलास में पानी है और पानी में मैं पेन डाल रहा हूँ तो आप नोटिस करेंगे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो बच्चों ये देखेंगे यहाँ पे कुछ टेढ़ापन दिखाई पड़ रहा है। जहाँ से सरफेस है, सरफेस से क्या हो रही है बच्चों, ये टेढ़ी हो जा रही है। तो टेढ़ी होने का बच्चों रीज़न भी क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पे दिखाई ना पड़ के उससे अलग लोकेशन पे दिखाई पड़ता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, अप्रेजेंट डेप्थ कहते हैं। तो ये पार्ट हमारा बच्चों कहलाता है अप्रेजेंट डेप्थ, और जहाँ पे एक्चुअल में कॉइन पड़ा या ऑब्जेक्ट पड़ा है उसे हम बोलते हैं रियल डेप्थ। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ अपॉन अप्रेजेंट डेप्थ। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आपने डराइव भी करा होगा इस डेरिवेशन को लेके। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूं ताकि मुझे क्वेश्चन कराने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो आई होप कि आपको ये यहाँ पे रियल डेप्थ और अप्रेजेंट डेप्थ समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे दो प्रकार की लिक्विड है बच्चों। ये एक लिक्विड है तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा तो उससे अप्रेजेंट डेप्थ अलग होगी। फिर ये लिक्विड दोबारा ऊपर भी है तो इससे तो दो बार यहाँ पे अप्रेजेंट डेप्थ में चेंज आएगा। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ कि रियल डेप्थ मेरे पास h है और अप्रेजेंट डेप्थ कितनी है h डैश, तो मैं इससे अगर h डैश निकालूँ तो ये निकल के बच्चों कितना आएगा h अपॉन म्यू। तो एक तरीके से ये फॉर्मूला हो गया, अप्रेजेंट डेप्थ का फॉर्मूला हो गया हमारे पास रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैं इस क्वेश्चन पे अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे दो प्रकार के हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और दोनों प्रकार की रियल डेप्थ भी अलग अलग है। तो इसके लिए कॉमन फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच डैश बराबर, मैं इसको लिख देता हूँ h1 अपॉन म्यू1 h2 अपॉन म्यू2। तो यहाँ पे मैंने ये एक प्रकार की अप्रेजेंट डेप्थ से फॉर्मूला है और यहाँ पे दो प्रकार के इंडेक्स है, दो प्रकार के लिक्विड है जो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो उसके लिए कॉमन फॉर्मूला ये बनेगा। अब देखिए फर्स्ट वाले की रियल डेप्थ हमें बच्चों कितनी दे रखी है 6, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देता हूँ 6 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 8/5 प्लस इसका दूसरे वाले की रियल डेप्थ दे रखी है 6 और इसका वो लगा देता हूँ वैल्यू तो 3/2। इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो ये 5 पलट के ऊपर हो जाएगा, 5 6 जा कितना हो गया बच्चों 30/8 और ये 2 पर चला गया, 6 2 जा 12/3। तो यहाँ पे एच डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करता हूँ तो ये 15 अपॉन कितना आ जाएगा 4 और इसको कैंसिल करता हूँ तो ये 3 से इसको 12 को काटते तो 3 4 जा 12 और एच डैश बराबर निकाले तो 4 एलसीएम ले लेते तो 15 प्लस 4 4 जा 16। अब बच्चों यहाँ पे एक बात नोटिस करिए कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में ये अप्रेजेंट डेप्थ दे रखी है, कितनी दे रखी है α/4। तो ये हमारी टोटल अप्रेजेंट डेप्थ है तो उसकी जगह हम कितना लिखेंगे α/4 और 15 और 16 कितना हो गया 31/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया और अल्फा बराबर कितना आ गया हमारे पास 31। तो बच्चों ये आपका जो पूछा जा रहा था कि वैल्यू ऑफ अल्फा, तो ये वैल्यू अल्फा की कितनी आ गई आपकी 31। तो आई होप कि आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। और बच्चों ये क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। अभी मैं आपको जब इस रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन इसी 2024 के कराऊंगा तो यहाँ पे आप ये भी नोटिस करेंगे जितने भी पेपर हुए उसमें एक आध पेपर में क्वेश्चन रिपीटेड भी आया है। तो ये फिलहाल यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट होता है। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 27 जनवरी शिफ्ट 1 से। अब मैं देखिए अभी पहले क्वेश्चन में बात आपसे कर रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि रिपीटेड होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं चीज आपको बता दूं, जो ये क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन तो सेम है लेकिन इसके जो ऑप्शन मैंने लिखे रखे हैं, तो बच्चे ये वाले जो ऑप्शन है ये आपका कौन से पेपर में आया है 27 जनवरी शिफ्ट 1 के पेपर में आया है। और यही सेम क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में हेर फेर है लेकिन क्वेश्चन यही है, उसके ऑप्शन ये वाले चेंज कर दिए और वो ही क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछ लिया गया कब 31 जनवरी शिफ्ट 1 2024 वाले पेपर में। तो देखिए इसी जितने भी पेपर होते हैं उससे एक आइडिया लगता है कि जो जो पेपर होते जाते हैं कि वो क्वेश्चन हमें जरूर सॉल्व करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन मिले जुले आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 27 और 31 में जो क्वेश्चन आया हुआ है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों।
बस थोड़ा सा पाई का मतलब 180 हो गया। अभी मैं समझाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज cot a by 2। आपको बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे लिखते हैं, म्यू से। तो म्यू की वैल्यू दे रखी है cot a by 2 और कहा जा रहा है कि वेयर a इज द एंगल ऑफ प्रिज्म देन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको बताना है। मिनिमम डेविएशन एंगल को लिखते हैं डेल्टा m से। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये मिनिमम एंगल डेविएशन आपने कहां देखने को मिला होगा। तो जैसे कि ये प्रिज्म है, जब प्रिज्म का हम रिफ्लेक्शन करते हैं तो ये वाला जो एंगल होता है, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और जब यहाँ पे लाइट हम इसमें फॉल करते हैं तो ये इसका नॉर्मल हो गया। जब लाइट हमारी किससे जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। एयर बोलते हैं रेयर मीडियम और ग्लास बोलते हैं डेंसर। तो रेयर से डेंसर जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंड हो जाती है। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। फिर यहाँ पे हमने नॉर्मल और ड्रॉ किया, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे हमने नॉर्मल और ड्रॉ किया। अब यहाँ पे ये ग्लास से किस में आ रही है, एयर में। तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अभी हो जाएगी। तो ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई एमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे को आगे और एमर्जेंट रे को अगर पीछे बढ़ाते हैं तो इनके बीच जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसके लिए हम जब फॉर्मूला डिराइव करने को आता है 12th में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपने कर रखा होगा प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, चलिए उस डायग्राम को मिटा के फॉर्मूला को लिखता हूं। ये तो मैंने याद करने के लिए कि आपको थोड़ा ध्यान आ जाएगा पीछे का कहां हमने पढ़ रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2। ठीक है, म्यू हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, म्यू की जगह हम लगा देते हैं cot a बाई 2। इसको हम एज इट लिखते हैं a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और अपॉन साइन a बाई 2। अब यहाँ पे cot की जगह तोड़ लेते हैं, cot को लिखते हैं cos a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। और ये अभी हम इसको एज इट लिखते हैं साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2। साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 हमारा कैंसिल हो गया। रिमेनिंग टर्म बचती है cos a बाई 2 इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2। हम चाहते हैं कि cos और sin आपस में से एलिमिनेट हो जाए। तो या तो इस cos को sin में बदल दीजिए या इस sin को cos में बदल दीजिए। तो ये ज्यादा आसान है। इस cos की जगह हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस a बाई 2 बिकॉज यू नो कि sin 90 माइनस थीटा दिस विल इक्वल cos थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसको cos को sin में कन्वर्ट कर लिया और sin आगे कितना चल रहा है, sin a प्लस डेल्टा m अपॉन 2। यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो गया, बट कभी ऐसे काट के नहीं दिखाते तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 माइनस a बाई 2 और a प्लस डेल्टा m अपॉन ये हमारा 2 था तो अपॉन 2। इसमें ऐसे लिखते हैं तो 180 माइनस a अपॉन 2 और a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 से 2 कट गया। 180 माइनस a बराबर a प्लस डेल्टा m और इससे डेल्टा m अगर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस 2a। अब आप देखिए क्या आंसर आपको मिल रहा है। अगर देखिए 31 जनवरी के हिसाब से देखें कि ऑप्शन आपको ये दे रखे थे तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 180 माइनस 2a। तो देखिए उसके हिसाब से हमारा ये वाला करेक्ट आंसर हो गया। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 27 जनवरी में। तो वहां पे अगर इस क्वेश्चन का मैच करें तो 180 नहीं लिखा, आपको 180 नहीं लिखा है। 180 की जगह उन्होंने मेंशन कर दिया पाई और इधर कितना हो गया 2a। तो आपका आंसर पाई माइनस 2a। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया, 1। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 27 जनवरी को और उसी ईयर्स के यानी कि 2024 के 31st में जो पेपर हुआ शिफ्ट 1 में, उसी में यही क्वेश्चन रिपीट करके पूछ लिया। थोड़ा सा हेर फेर कर देते हैं लेकिन क्वेश्चन पूरा वही है। तो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि बच्चों जितने भी क्वेश्चन
जेई में आगे, उसको हमें सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। और अभी मैं आपको एक चीज और भी बताने वाला हूं कि ये क्वेश्चन आपको आ कहां से रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको कहां से मिल रहे हैं, तो वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। अभी आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका आया 29 जनवरी शिफ्ट 1 से। देखिए क्वेश्चन क्या है, अब बायो कॉन्वेक्स लेंस हमें किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को ही हम बायो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका 1.5, हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इन एयर की बात हो रही है, तो एयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको जो लेंस का, तो वो एक्चुअल में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको दे रखा है एयर में, तो उसको हम किससे लिखते हैं, ए म्यू जी। ग्लास का इंडेक्स यानी कि लेंस का वो कितना हो गया आपके पास 1.5। फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर इन एयर, तो फोकल लेंथ हमें एयर में दे रखी कितनी 20 सेंटीमीटर। अब कहना चाह रहा है कि इट्स फोकल लेंथ व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड, इसी लेंस को हमने लिक्विड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना 1.6। थोड़ा सा मैं पहले क्वेश्चन आपको समझा दूं। क्वेश्चन में क्या है, आपके पास बच्चों ये कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि किसका बना होता है, ग्लास को। अब अगर इसको आप कहां पे रखते हैं, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप इसको कहां रखते हैं, एयर में, तो इसके इंडेक्स को बच्चों आप किससे लिखेंगे, अगर एयर में ग्लास रखा है तो इसका इंडेक्स होगा ए म्यू जी, ठीक है। अब इसी लेंस को उठा के उन्होंने कहां रख दिया, किसी लिक्विड में रख दिया। जिस लिक्विड में रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.6। ये किसका, लेंस का नहीं है, लिक्विड का है। किसी का भी जब इंडेक्स दिया जाता है तो बच्चों उसको किसके रेस्पेक्ट में हमेशा लेते हैं, एयर के रेस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पे जो लिक्विड है, इस लिक्विड का इंडेक्स दे रखा है 1.6, तो इस लिक्विड के इंडेक्स को हम किससे लिखेंगे, ए के रेस्पेक्ट में ए म्यू एल, एल फॉर लिक्विड, तो ये कितना दे रखा है आपको 1.6। तो ये कहना यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर जब लेंस को इस वाले लिक्विड में डुबो देंगे, रख देंगे, तो इसकी फोकल लेंथ अब कितनी हो जाएगी, यानी कि एयर में तो हमें पता थी इसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है। अब अगर हम लिक्विड में रख देते हैं तो लिक्विड का मतलब एफ एल, चलिए पूरे लिख देता हूं, लिक्विड में कितनी इसकी फोकल लेंथ होगी वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, पता करना है कि कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए जो गिवन है, देखिए ए म्यू जी अगर ग्लास का इंडेक्स है ए के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका कितना, जो कि आपको दे रखा है कितना बच्चों 1.5, तो ये दे रखा है ए म्यू जी बराबर 1.5। दूसरा इंडेक्स इसका है लिक्विड का, जो कि कितना है ए म्यू एल, और ये कितना है 1.6, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए आप यहाँ पे इंडेक्स है, फोकल लेंथ है, ठीक है, इंडेक्स है, फोकल लेंथ है। सोचिए कहां पे कौन सा फॉर्मूला हमारा अप्लाई होने वाला है, बिल्कुल ध्यान से सोचिए, आपको आता है और ये पता है कौन सा अप्लाई होगा, ये होगा लेंस मेकर फॉर्मूला। जी बिल्कुल आप सही सोच रहे थे, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला कितना होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसकी रेडियस अगर r1 ले ले और इसकी r2, तो ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई होता है। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला दो प्रकार से अप्लाई होगा, कैसे, एक बार जब लेंस आपका एयर में रखा है तब क्या लगाएंगे, यहाँ पे एयर लिख देंगे आप, और यहाँ पे जो इंडेक्स है वो है तो लेंस का ही, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में लगाएंगे, एयर के, तो ए म्यू जी माइनस 1 लिखेंगे। दूसरी बार जब ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब लेंस को हमने क्या कर दिया, लिक्विड में डिप कर दिया, लिक्विड में डिप कर दिया, तो ये फॉर्मूला क्या आएगा, अब यहाँ पे अगर ये लेंस एयर में रखा है तो ए म्यू जी है, और अगर ये लेंस लिक्विड में रखा है तो इसको क्या लिखेंगे, एल म्यू जी रहेगा, तो ये ग्लासी लेंस, तो लेंस ये ग्लासी रहेगा। अगर उसको एयर में रख रहे हैं बच्चों तो क्या लिख रहे हैं, ए म्यू जी, और अगर उसको लिक्विड में रख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, एल म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे हमें दो इंडेक्स की जरूरत पड़ने वाली है, इन दो की। अब इन दो में ए म्यू जी आपको पता है, लेकिन एल म्यू जी नहीं मालूम। तो अब हम समझ गए कि क्वेश्चन करने से पहले हमें यहाँ पे एल म्यू जी फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? एल म्यू जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए अब मैं सब इसको रख करके आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे पहले बच्चों क्या निकाल लेते? एल म्यू जी निकाल लेते। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड। अब इसको निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। एल है, जी है, लिक्विड है, ग्लास है, और एक नाम एयर आ रहा है, तीन मीडियम है। तो इसके लिए जो मीडियम अपसेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे एयर नहीं है, तो एयर के रेस्पेक्ट में लिखेंगे ऊपर भी और नीचे भी। अब जो नाम बाद में होता है उसको यहाँ लिख देते हैं बच्चों, और जो नाम पहले होता है उसको यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाता है एल म्यू जी का। क्या? ए म्यू जी और ए म्यू एल। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, अगर तीन मीडियम का फॉर्मूला बनाना हो, जैसे यहाँ पे एल म्यू जी दो मीडियम आ गए। अब जो मीडियम इसमें अपसेंट है, जैसे कि ए नहीं है, तो ए के रेस्पेक्ट में दोनों ऊपर नीचे ए आएगा। जो नाम बाद में होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो नाम पहले होगा वो नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें ये दोनों वैल्यू क्या है? गिवन है। ए म्यू जी कितना है? 1.5, और ये कितना है? 1.6। डेसिमल से डेसिमल हट गया तो कितना आ गया? 15/16। अभी हम इतना ही छोड़ देते हैं। अब देखिए, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। जैसे कि हम एयर में लगा रहे हैं, तो मैं इसको शॉर्ट में एफ ए लिख देता हूं। तो एयर में अगर हम लगाएंगे तो इंडेक्स किसका लिखेंगे बच्चों? एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का, यानी ए म्यू जी -1 1/R1 -1/R2। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी लेंस को हमने रखा किसमें? लिक्विड में। उसके इंडेक्स को किससे, उसके फोकल लेंथ को किससे लिख देते हैं? एफएल। अब लिक्विड में लग रहे हैं तो किसका लगाएंगे हम? लिक्विड का इंडेक्स। लिक्विड का इंडेक्स क्या लगेगा? एल म्यू जी। एल म्यू जी -1 और 1/R1 -1/R2। ये हो गया आपका दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। तो डिवाइड करने में हम फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये नीचे आ जाएगा, और एफ कहां जाएगा बच्चों? ऊपर आ जाएगा। ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, और ये ए म्यू जी -1 ऊपर आएगा, और एल म्यू जी -1 कहां आएगा? नीचे। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है? एफ एल निकालना है। तो एफ एल को ऐसे लिख के रख देते हैं। एफ ए कितना दे रखा था आपके पास? 20 सेंटीमीटर। ये एफ ए एयर में दे रखा है। ए म्यू जी कितना है? 1.5 -1, और एल म्यू जी हमने निकाला कितना था? 15/16 -1। यहां पे हम उसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है हमारे पास? 0.5। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करता हूँ। ये 16 जब एलसीएम लेंगे तो पलट के कहां चला जाएगा? ऊपर, और यहाँ पे 15 माइनस कितना हो जाएगा? 16। अब आपके पास बचा एफ एल अपॉन 20। 16 5 का कितना होता है? 80। 16 5 का 80 का मतलब 8.0, और 15 में 16 किया तो बचेगा -1। और यहाँ पे एफ एल निकाले तो ये 820 8 क्यों 8 से मल्टीप्लाई करती है तो 8 60, और ये माइनस का है नीचे तो कितना आएगा? 160। तो यहाँ पे एफ एल की वैल्यू आ जाती है 160, और सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये सेंटीमीटर में। तो देखिए ये आपका जो आंसर है वो हो जाता है 4 नंबर का करेक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं अभी कह रहा था पिछले क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, तो अब मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी की जो बुक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की जो बुक है उसका जो एग्जाम्पल है रे ऑप्टिक्स का, एग्जाम्पल है आपका 9.7। एग्जाम्पल है 9.7
ये सेम क्वेश्चन आपका वहां से लिया गया है, बस क्या चेंज है, सिर्फ ये एक डिजिट चेंज है, 1.6 है, उस क्वेश्चन में वो डिजिट लिख रखी थी 1.3। आप देख लीजिए, एनसीईआरटी बुक लीजिए, जो न्यू एडिशन की बुक है, आप रे ऑप्टिक्स में जाइए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 9.7 को चेक करिए, तो ये आपको क्वेश्चन सेम मिल जाएगा। यहाँ पे 1.6 की जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा 1.33। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, ये सारे एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कर रखे बहुत आसान तरीके से, लेकिन बोर्ड पे ना करा के मैंने उसको डिजिटल टाइप से कंप्यूटराइज पीपीटी से करा रखे हैं। वो आपको मिलेंगे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के उसमें कैटेगरी में, आपको ये मिल जाएगा। और नहीं मिलता आप सर्च करिए एग्जाम्पल 9.7 रे ऑप्टिक्स बाय जैन ट्यूटर, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मैं अभी आपको और भी बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो मैं ये भी दिखाऊंगा आपको बच्चों के एनसीईआरटी से एक एग्जाम्पल सेम टू सेम आया है। अभी आप इसी वीडियो पे बने रहिए, आपको बहुत चीजें सीक्रेट पता चल जाएंगे कि क्वेश्चन आते कहां से, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए और कैसे हम उसको अपने माइंड को मेकअप करें ताकि हम स्टडी को एक सही राइट वे में ले जा सके। चल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो आपका है वो 29 जनवरी शिफ्ट 1 से ही आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अब कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस कर्वेचर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो आपको क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलिए जैसे ऐसा दे रखा है पहले वैसे वैसे लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लिखेंगे 30 सेंटीमीटर, और ये कॉन्वेक्स का है। अगर हम इससे फोकल लेंथ निकाल लें तो कितनी हो जाएगी हमारी 30/2, यानी कि 15 सेंटीमीटर। फिर कहा जा रहा है कि इमेज दैट इज हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट की क्या बनती है, आधी बनती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसको हमने x ले लिया, तो इमेज कितनी बनती है, ऑब्जेक्ट की आधी बनती है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, u इज अ क्वेश्चन मार्क। अब एक बात आप समझ लीजिए कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा इमेज कैसी बनती है, आपकी वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। तो वर्चुअल और अगर इरेक्ट बनती है तो उस केस में आई का साइन पॉजिटिव होगा, और देखिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ का साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाए, तो वो फॉर्मूला कितना होता है मिरर के केस में -b/u, और ये किसके इक्वल होता है, I/O के इक्वल होता है। इस फॉर्मूले को केवल हम इतना ही अप्लाई करते हैं, -b/u बराबर I/O। v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अच्छा v हमें पास है ही नहीं, u भी नहीं मालूम, I पता, I कितना x/2, o कितना है आपका x, एक्सेस कट जाएगा तो -b/u बराबर आ जाएगा 1/2, और इससे हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, v बराबर -u/2 के, ठीक है। अब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है और x दे रखा है, तो हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू कितनी है 1/15, v की जगह हम लिखेंगे -u/2 प्लस 1/u। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/u प्लस 1/u, और जब इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो 2 में से बन जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 1/u, और u बराबर आ जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। और आप देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 15, और सॉरी ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे, ये आपका आया 31 जनवरी शिफ्ट 2 से। अब देखिए मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है आपका 9.5। बिल्कुल सेम क्वेश्चन बच्चों, डिट्टो सेम क्वेश्चन, ये आपका है एग्जाम्पल 9.5 एनसीईआरटी का, रे ऑप्टिक्स का। आप चेक कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, थोड़ा सा बस ये डैश डैश नहीं है, बाकी सेम क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो
एनसीईआरटी बुक की कितनी इंपॉर्टेंस है आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पे। चलिए फिलहाल क्वेश्चन को करते हैं। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स एयर फॉल ऑन अ कॉन्वेक्स कर्व सरफेस, रेडियस दे रखी है। तो यहाँ पे लिखते चलते हैं, रेडियस दे रखी है कितनी बच्चों, 20 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा, म्यू बराबर कितना, 1.5। If the source is located at 100 सेंटीमीटर, सोर्स अगर लोकेटेड है 100 सेंटीमीटर पे, तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दे रखी है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में लेते हैं हम, माइनस में। तो ये माइनस की कितनी हो गई, 100 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स सरफेस, अगर कॉन्वेक्स सरफेस है तो फोकल लेंथ प्लस में होती है अगर जरूरत पड़ती है तो। द इमेज विल बी फॉर्म, इमेज कहाँ बनेगी, इसका मतलब आपसे v क्या कर रहा है, पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इंडेक्स के साथ uv का क्या रिलेशन होता है, तो इंडेक्स के साथ uv का रिलेशन क्या होता है आपका, म्यू अपॉन v माइनस 1/u बराबर म्यू माइनस 1/r। स्फेरिकल सरफेस के लिए हम uv f में रिलेशन, जो uv r में रिलेशन फाइंड करते हैं, वो फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू लगा के कैलकुलेट करना है, v फाइंड करना है। u कितना हो गया, माइनस का 100, म्यू 1.5, r है 20। तो ये हो गया 1.5 अपॉन v, माइनस माइनस प्लस का 1/100, और ये 0.5 अपॉन कितना हो गया, 20। यहाँ पे 1.5 अपॉन v को ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे डेसिमल हटाते हैं, तो ये इसको अगर 5 से काटते हैं तो 5 बन जाए 5, और यहाँ पे चलिए भी मत काटिए, आसान सा हो जाएगा, 5/200 ही रहने दीजिए इसको। इसको आप इधर ले जाए 1/100, ताकि एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आएगी। एलसीएम कितना हो गया यहाँ पे 205, 100 टू जा, तो 1.5 अपॉन v बराबर कितना हो गया, 3/200, और अब से v निकालते हैं तो v बराबर हो जाएगा 200 इंटू 1.5 अपॉन 3। डेसिमल हटा के नीचे 0 बढ़ गया, 3 5 जा, और 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो v बराबर हो गया 5 टू जा 10, यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर बच्चों कितना आएगा, जो ऑब्जेक्ट होगी वो, जो इमेज होगी वो भी कहाँ पे बनेगी आपकी, 100 सेंटीमीटर पे बनेगी। बच्चों हमें इस वीडियो को देख के ये पता चल गया इन क्वेश्चन को करने के बाद कि ये क्वेश्चन हमारे से कहाँ से पूछे गए थे। तो मोस्टली मैं आपको ये भी बताया था मैंने वीडियो में, ये क्वेश्चन ज्यादातर एनसीईआरटी बुक से आए हुए हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ के साथ अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का एक एक वर्ड, एक एक जो शब्द यानी कि वर्ड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरी अपनी ओपिनियन है कि आप बच्चों किसी भी बुक से पढ़िए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि सारे क्वेश्चन, आप देखिए जितने भी फॉर्मूले मैंने लगाए यहाँ पे कराए, वो सारे के सारे किससे मिले थे, आपके एनसीईआरटी बुक से है। तो अब इन क्वेश्चनों से आपको कितनी हेल्प मिली और कितनी आपको मदद हुई, तो ये मुझे आप प्लीज कमेंट्स में जरूर करिए, ताकि मैं आपको और भी चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।